Are you enjoying with music? आपको एक आपकी चॉइस का गाना सुने, मैं प्ले करके बताऊंगा। ओके, आपको पहचान है और साथ में गाना है। देखते हैं किसकी आवाज अच्छी आती है, आपकी या मेरी। पर उससे पहले एक बार म्यूजिकल टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जिससे सिर्फ ताल नहीं आएगा और जोर से चलिए, let's start. ये तो रखा हुआ है सबसे। मत गाना कोई। तालियां साथ साथ बजा सकते हैं। नहीं है, आपका पसंद का है ना? नहीं है, पंजाबी चला बजा रहा हूँ, सर की पसंद, संतोष। सुनेंगे? चौरस से सबकी पसंद का एक दूसरा गाना। बहुत बड़ी सभी जाएगा, ताली चलाएगा। ठीक बोला? हम बोले HOD से प्रश्न, उनकी चॉइस का एक गाना। मतलब चला आज का ये सेशन हम संगीत और एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम से पहले पे आपको भाई तैयार होना तैयारी करनी है। पर सेशन की शुरुआत हम सबसे पहले नेशनल एंथम से करेंगे। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बिल्कुल साइलेंट साइलेंट।
थोड़ा सा सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत के लिए बच्चों आपके काम के लिए, आपके इम्पोर्टेंस के लिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपके लिए सेशन लिया जाए, पर क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन का ध्यान रखें। मैं सबसे पहले इन्वाइट कर रहा हूँ HOD ऑफ केमिस्ट्री श्री PV सक्सेना सर। एक बार सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी बहुत बड़े बड़े धुन सुनी आपने, अभी लास्ट में कौन सी होती पता नहीं जरा गा के बताएंगे, एक बार गाइए। ये लाइन तो आपको बहुत जल्दी याद होगी, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। अभी समय किस चीज का है? सही समय पर सही गाना होना चाहिए। धुन याद रखिए, लेकिन अभी क्या गुनगुनाना है वो मैं जो आप बताऊं वो गुनगुनाते रहिए, आप नीट में पहुंच जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। नच पे निगाह रखना, हौसला बनाए रखना, पे निगाह रखना, हौसला बनाए रखना। जब करोगे दिल से मेहनत तो होगा पूरा सपना। नच पे निगाह रखना, हौसला बनाए रखना। और एक और था, तुम फासला, ये बिल्कुल गाना है, लेकिन ये किसके लिए बना है? ये बना है आपका जब एग्जाम आता है पास, टेस्ट आता है, एग्जाम आता है पास, जरा उसको सोच के जाइए। आगे क्या है बोलिए? वो आप जो गाएंगे ना वो उसी के लिए, एग्जाम के लिए गाइएगा। अब तुम मेरा दिल जाए न सोता है, क्या करूं हाय। ये एग्जाम के लिए बनाए ना, और यही होता है ना, लेकिन इसमें कुछ कुछ होता है ये नहीं होना चाहिए। इसमें खुशी होनी चाहिए। एग्जाम कोई भी दे, टेस्ट कोई भी दे, वही चीज आपको इस गाने को मैं बदल के आपको जब बाद में जाएंगे यहाँ से घर, तो इस गाने को चेंज करके ही जाएंगे। कुछ कुछ नहीं होगा, आप बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, ये सेशन इसी के लिए होगा। चलिए जी बच्चों, पुराना साल तो निकल गया है, उसमें काफी सारे त्योहार जो निकल गए पुराने हो गए। अब नए साल में नए त्योहार आ रहा है, और नए साल में कौन सा त्योहार आ रहा है? होली, और उसके बाद ईद। 2 त्योहार आ रहे हैं, और दोनों बहुत बड़े त्योहार हैं। पहला है होली, दूसरा है ईद। फिर उसके बाद फिर आप मेडिकल कॉलेज में जाके सारे पूरी मस्ती से सारे त्योहार मनाएं। ठीक है, होली मनाएंगे आप, होली को मनाएंगे। मैं जैसा कहूँ वैसा करना। होली को किस तरह से मनाना है? देखिए, 2 तरह की होली होती है, एक तो जलाने की और एक रंग खेलने की। 2 दिन होती है ना। जलाने वाली होली में क्या करना है कि आपकी जितनी भी बुरी हैबिट्स हैं उन सबको एक कागज में लिख लेना और उसको जला दीजिए। ये तो जलाने वाली होली हो गई। और मैं रंग आपको बता रहा हूँ, वो रंग आपको बनाने हैं खुद को, और जितना गाढ़ा वो बनेगा रंग, वो पूरी जिंदगी भर आपके वो रंग हमेशा याद रहेगा। और 3 रंग आपको बता रहा हूँ। एक रंग है फिजिक्स का, दूसरा रंग है केमिस्ट्री का, तीसरा रंग है बायो का। इन 3 रंगों को आप नीट एग्जाम से पहले अच्छी तरह से बनाएंगे। और
फिर देखिए आपकी जो नीट का जो रिजल्ट होगा ना बड़ा कलरफुल आएगा फिर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के रंगों से ऐसी खेलो होली कि 2023 में आप सबके सिलेक्शन से भर जाए झोली। नीट एग्जाम तक हर दिन को आप अपना बेस्ट बनाते रहिए, हर दिन प्रोडक्टिव बनाइए, बेस्ट बनाते रहिए। और हर दिन नया है, हर रात निराली है, और अपनी पढ़ाई से प्यार करो तो हर रोज होली भी है, दिवाली अगर पढ़ाई से प्यार करो। चलिए जी बच्चों, कल तक जो था वो था, लेकिन आने वाले कल को बदल सकते हैं, यस और नो? और वो बदलना क्या है? आपको अपनी हैबिट्स बदलनी है, केवल हैबिट बदल लीजिए। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? है कैसी चल रही है? देखिए आवाज में ऐसा लग रहा है किसी की चल रही गुड, किसी की चल रही बेटर, किसी की चल रही बेस्ट। चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबाउट तो नहीं है? चौथा ऑप्शन है क्या? होना नहीं चाहिए। यहाँ आप इसलिए नहीं आए, या तो गुड चल रही होगी, बेटर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी, लेकिन होनी कैसी चाहिए? पढ़ाई बेस्ट होनी चाहिए। अब अगर आपकी किसी की गुड चल रही है तो उसको बेटर में कन्वर्ट करें, बेटर चल रही है तो बेस्ट में कन्वर्ट करें, बेस्ट चल रही है तो उसको मेंटेन करें, सुपर बेस्ट में कन्वर्ट करें। और कैसे होगा ये बेस्ट? कैसे बनेगी? आपकी पढ़ाई कैसी भी चल रही हो, गुड बेटर बेस्ट, डोंट टेक रेस्ट टिल गुड बिकम्स बेटर एंड बेटर बिकम्स बेस्ट। Work hard when other take rest. Then in 2023, success will become your guest. ये बेस्ट बनाने का बेस्ट तरीका है, ठीक है? और इसको अब अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कैसे बेस्ट बनेगी पढ़ाई। और अब तक जो था वो था, लेकिन आने वाले 3 महीने में तो बदल सकते हैं ना। बदलना आपको अपनी हैबिट्स ही है, और अब तक जो करते आए वही करते रहेंगे तो मिलेगा भी वही जो मिलता आ रहा है। तो हैबिट बदल लेंगे तो अच्छी हैबिट होगी तो अच्छा मिलेगा। अब तक जिसको अच्छा मिल रहा है वो अच्छी हैबिट की वजह से भी, और अच्छा नहीं मिल रहा वो अपनी बुरी हैबिट की वजह से। तो आज से कौन सी हैबिट अच्छी आपको बनानी है, वो हैबिटें केवल अपने आप को पॉजिटिव रखने वाली है। वो आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। ये अगर पॉजिटिव आपने अपने आप को बना लिया, सब कुछ आपका डिसिप्लिन वे में होगा काम, केवल पॉजिटिव बनाने की जरूरत। ठीक है बच्चों? तो अब देखिए आपको करना क्या है कि नीट एग्जाम तक लगातार पूरे विश्वास के साथ, पैशंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लगातार कोशिश करते रहना। एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं, साक्षी मलिक का नाम जानते हैं आप? है ना? साक्षी मलिक। और अभी तो देखिए कितना बढ़िया है, अंडर 19 की जो गर्ल्स है उन्होंने वर्ल्ड कप T20 का जीता है, जरा उनके लिए तालियां बजाइए। ये लगातार कोशिश जज्बे की बात है, कुछ भी कर सकता है वो इंसान। अब साक्षी मलिक जो थी, रियो ओलंपिक में उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया रेसलिंग में, और वो जिससे लड़ रही थी कुश्ती, उसकी रैंक बहुत ऊंची थी, उसकी अपोनेंट की रैंक काफी ऊपर थी और वो काफी नीचे थी साक्षी मलिक। अब हुआ क्या, अगर ये सोच लेगी तो मेरे से ऊपर, आप अपने पे सोचना कि ये सब कुछ, कि उसकी रैंक ज्यादा है मेरी रैंक कम, ये सब उसको सोचते हुए आप इसको देखना। उसकी अगर ये सोच लेती साक्षी मलिक कि उसकी तो रैंक अच्छी है, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर पाती। अगर ये सोच का ही फर्क है। लेकिन जब कुश्ती लड़ी तो वास्तव में जिसकी रैंक ऊपर थी उसकी अपोनेंट की, उसने शुरू में ही ऐसी पलटी दी कि 5 पॉइंट उसको मिल गए थे। किसी को याद होगा तो मालूम होगा, स्टार्ट में इसको 5 पॉइंट मिल गए और साक्षी मलिक के 0। और ये क्रम चलता रहा, इंटरवल आया तब तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद में साक्षी मलिक ने किस विचार से, किस सोच से आगे बढ़ते रही, अपने कॉन्फिडेंस से पूरा पैशंस बनाए रखा, और ये कॉन्फिडेंस कि मेरे को जीतना है, मैं जीतूंगी।
और पूरा पेशेंस और पूरी कोशिश लगातार करते रहे कि उसके पॉइंट बढ़ने नहीं दूंगी और मैं अपना पॉइंट बना लूंगी कभी भी, लेकिन लगातार कोशिश करते रहे। अब हुआ क्या कि लास्ट तक उसने एक पलटी, यानी लास्ट मोमेंट आने वाला था, उसने एक पलटी मारी उसके ओपोनेंट को, 2 पॉइंट उसके ओवर बढ़ गए। फिर कुछ टाइम बाद फिर उसको पलटी मारी तो 4 पॉइंट हो गए, किसके? साक्षी मलिक के। लेकिन अभी भी क्या था, 5-4 से पीछे चल रही थी साक्षी मलिक। अब शुरू में अगर वो सोच लेती कि ये मेरी से ऊपर रैंक की है और उसके तो पॉइंट भी ज्यादा हो गए, मैं अब क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये जरा सा भी सोचती ना तो कुछ नहीं कर सकती, वो हार जाती। लेकिन लगातार कोशिश, पेशेंस और अपनी ताकत को आजमाए रखा। लास्ट के 9 सेकंड बचे थे, 9 सेकंड बचे थे और वो उसकी ओपोनेंट आगे चल रही थी 5-4 से, और उस 9 सेकंड में उसने उसकी ताकत को कम कर दिया और अपनी ताकत को लगातार बनाए रखा। और लास्ट मोमेंट में उसने ऐसी पलटी मारी उसको कि उसको 2 पॉइंट और मिल गए, वो 6-5 से एकदम जीत गई साक्षी। ये जिसके बाद समझ में आए उसको कुछ एक्साइटमेंट हुआ, वो एक्साइटमेंट ही है और यही चाहिए आपके अंदर। तो आखिरी समय तक कोई नहीं कह सकता कि इसकी रैंक ज्यादा है तो ये ऊपर हो जाएगा और इस मेरी रैंक कम है तो मैं नीचे हो जाऊंगा, कोई नहीं कह सकता। लास्ट मोमेंट पर कब पलटी मार जाते हैं, आपने हॉकी और फुटबॉल के मैच भी देखे, बराबर पे चल रहे हैं और आखिरी 2-3 सेकंड में वो चला गया डी में और उसने गोल कर दिया, जीत गया। तो कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें, लेकिन अपनी कोशिश जरूरी, लगातार बनाए, अपनी मेहनत लगातार करते रहे, पूरा पेशेंस बनाए रखिए और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। ठीक है, तो ये जो मैंने कहा कि नीट एग्जाम तक आप लगातार कोशिश बनाए रखेंगे और पैशन बनाए रखेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहेंगे तो आपकी कठिनाइयों के बादल हैं वो भी छट जाएंगे, मुश्किलों के पर्वत है वो सब हट जाएंगे। कठिनाई के जो बादल हैं वो पल भर में छट जाएंगे, तू बढ़ता चल तेरी राहों से जो पर्वत है हट जाएंगे। आएगा फिर वक्त सुनहरा साथी पथ पे बढ़ता चल, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का हार, नहीं डर किसी का हार, नहीं डर किसी का हार के दिन। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब इसी साल। ये आपकी कामयाबी के लिए है सेशन। और बच्चों ये गाना आपने बहुत सुना है, सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक लाइन है ना उसको अगर निकाल के अपने पर अप्लाई कर लें तो लाइफ चेंज हो जाएगी, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। इसमें मैंने जो लाइन की वही ली है, न डर किसी का आज, न भय किसी का आज, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है क्या? वो हो ही नहीं सकता है, जिसमें विश्वास है उसमें तो डर है ही नहीं, और जिसमें डर है उसमें विश्वास नहीं है। डर वाले के अंदर विश्वास नहीं होता। तो आपको क्या चाहिए? अपने अंदर क्या चाहिए? विश्वास करना है, और यही काम आपको आज करना है। आपके अंदर का डर हट जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा। मैंने ओरिएंटेशन में भी कहा था
एक लाइन बताई थी लास्ट में, कहा था विश्वास है तो रहने और रहने तो जीत आपकी है। दिया था आपको ऑलरेडी, ये बात बोली थी। और ये विश्वास जो है ये ऐसा टॉनिक है, जीत का टॉनिक है। जीत के लिए केवल ये टॉनिक है मेरी। हेलो। और डर जो है ये होता क्या है, अपन डर हटा दे तो विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। कुछ तो रहेगा, या तो डर रहेगा या विश्वास रहेगा। और डर के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती, या तो डर लो या पढ़ाई कर लो। डरोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई कर लो तो डर नहीं होगा, पढ़ाई कर लो तो विश्वास भी आ जाएगा। अब इसमें डर को हटाने का जो तरीका है ना, तो पहले अपन देखें कि डर होता क्या है। डर क्या होता है? एक नेगेटिव थॉट है, एक इमेजिनरी थॉट है, नेगेटिव थॉट है। इस नेगेटिव थॉट को हटाना है। क्यों होता है डर? क्या इससे होता है? कुछ होता है डर से? अरे बहुत नुकसान होता है, बहुत कुछ होता है। डर से आपकी मेमोरी वीक हो जाती है। वीक आप होते नहीं है, लेकिन वो डर टेम्पररी आपकी मेमोरी वीक कर देता है। डर से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। डर से आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी वो कम हो जाती है। होती नहीं, कम नहीं होती, लेकिन वो डर है जो आपकी कम कर देता है वो। जबकि है नहीं, आप में सब में इतनी कैपेसिटी है, इतना टैलेंट है, आप जो चाहे वो पा सकते हैं, ये सब में है। लेकिन क्या हुआ, वो जो अंदर का टैलेंट है वो साइलेंट है। उस टैलेंट को बाहर निकालना है, और ये डर ने उस टैलेंट को कवर कर रखा है। इस डर के इस कवर को डिस्कवर कर दीजिए, बस वो टैलेंट बाहर आ जाएगा। और ये हट जाएगा, फिर विश्वास आए, टैलेंट बाहर आएगा तो अपने आप विश्वास आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। और इसको हटाने का तरीका, तो उसको कैसे हटाएं डर, उसके लिए पहले अपन को मालूम होना चाहिए कि डर होता क्यों है, कारण क्या है। कारण पता हो तो वो चीज हट जाएगी, उस कारण को हटा दो तो हट जाएगी। कारण क्या है डर होने का? बहुत सारे कारण। एक कारण तो ये है कि डर कब क्रिएट होता है, जब आप दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो फिर डर क्रिएट होता है। दूसरा कारण है कि आप अपने टारगेट से भटक जाते हैं, तो डर क्रिएट होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को पेंडिंग में रखते जाते हैं, तो भी डर क्रिएट होता है। जितनी ज्यादा पेंडिंग में रखते जाएंगे, प्रॉब्लम को बढ़ाते जाएंगे, डर की साइज उतनी बढ़ती चली जाएगी। और डर का होना बुरा नहीं, डर का टिक जाना बुरा है। डर टिक गया तो फिर टेंशन, एक ही रिश्तेदार, ये डर और टेंशन। डर हटा दोगे तो फिर टेंशन, स्ट्रेस कुछ नहीं होगा। लेकिन डर को टिका दिया तो टेंशन, टेंशन टिक गया तो स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये चीज शुरू में, और डर टेंशन किसकी वजह से? प्रॉब्लम को पेंडिंग में रखने की वजह से। अब क्या करना है अपन को, कैसे हटाएं? प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। तो जरा अपने आप में ये सोचिए कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो अपने आप में सोचना कि क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरे कंट्रोल में है। और 99% यहां पर रहकर, एलन पे रहकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप अपने डिस्कस करिए, आपस में डिस्कस करिए, खुद का जोड़ लगाकर सॉल्व करिए, डाउन काउंटर पर आकर सॉल्व करिए, यहां आते आते हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूं, मेरे कंट्रोल में है, तो फिर आप सॉल्यूशन के पीछे पड़िए। टेंशन के पीछे क्यों पड़ते हैं? सॉल्यूशन के पीछे पड़िए ना। सॉल्यूशन, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा तो वो डर, टेंशन खत्म हो जाएगा। और अगर आपका आंसर है नो, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप टेंशन करके कर क्या लोगे? टेंशन करके फिर कर क्या लोगे? छोड़िए उसको। फिर देखिए 100% जो आपका सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सारा सिलेबस कवर हो जाता है? नहीं हो पाता ना। तो ये आपका जो, अरे आप अपना सुनते रहिए, सब कुछ चलता है। बैठिए बैठिए। अब जो टेंशन है ये तो है। अब इसको, डर को हटाने का तरीका क्या है? इस कारण को हटा दें, अपन प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर लें। आपके कंट्रोल में है तो उसके पीछे बढ़िए, और कंट्रोल में नहीं है तो छोड़िए उसको। इसके डर को हटाने के दो तरीके हैं।
एक थ्योरेटिकल और एक मैं साइंटिफिक तरीका भी बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा डर को हटाने का। थ्योरेटिकल तरीका क्या है कि जिस चीज से डर लगता है उस चीज के सामना करो, उसके पीछे पड़ जाओ। जैसे फिजिक्स से क्या होता है, आपके रूम में जो टॉपिक आपको सबसे हार्ड लगता है ना, उसका रजिस्टर, उसका मटेरियल सब नीचे नीचे होता है, और जो आसान लगता है वो ऊपर ही ऊपर होता है ना ऐसा, उसको ज्यादा पढ़ते हैं और जो हार्ड है उसको कम पढ़ते हैं। ऐसा उल्टा कर दीजिए इसको, उसमें ज्यादा टाइम दीजिए। तो ये जो आपका जिस चीज की प्रॉब्लम है, जिस चीज से डर है, उसका सामना करना, पीछे पड़ जाइए। आपको फिजिक्स का जो भी टॉपिक आपको लगता है कि मेरे सुनेंगे तो उसके पीछे पड़ जाइए। अरे यहाँ पर पीछे पड़ने पर डाउट काउंटर तक आ जाइए, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उससे डर हट जाएगा। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी नहीं, पीछे तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, और जितना आप उससे भागेंगे वो उतना ही आपको डराता रहेगा। मान लीजिए मेरे को डॉग से डर लगता है और डॉग मेरे पीछे भाग रहा है, मैं भागूंगा तो वो रुक जाएगा क्या और तेज भागेगा मेरे पीछे? ठीक है ना, वो मेरा डर है, मैं भाग रहा हूं डर से, डर के वो मेरे पीछे भाग रहा है, और मैं भागते भागते अगर मैंने हिम्मत करके उसका सामना किया, एकदम खड़ा हो गया, कुछ नहीं कर रहा, तो वो भागेगा नहीं आगे, वो वही खड़ा हो जाएगा, ये घूम घाम के वो चला जाएगा। तो डर बहुत डरपोक होता है, डर का सामना करो तो डर भागता है। ठीक है, अब देखिए थ्योरेटिकल तरीका, प्रैक्टिकल तरीका, इसका साइंटिफिक तरीका क्या है। इसका फॉर्मूला है फियर और टेंशन इज इक्वल टू पी अपॉन आईपी। आईपी का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, या आईपी का मतलब है इनर पावर, इनर पावर। अब यहाँ साइंटिफिक फार्मूला जो होता है उसको अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वही आएगा, इसलिए मैं फार्मूला को बोल रहा हूँ साइंटिफिक फार्मूला, इसको करके देखना। यहाँ पी जो है वो प्रेशर ही है, ये कांस्टेंट टर्म है, पी प्रेशर कांस्टेंट टर्म है। कैसे कांस्टेंट टर्म है कि आपके नीट के एग्जाम की डेट सबकी सेम है, उस डेट तक कितने महीने बचे, कितने डेज बचे, कितने आवर्स बचे, कितने सेकंड बचे, वो भी सब सेम है, सबके लिए बराबर ही बचा है उतना। और नीट का जो सिलेबस है वो भी सबके लिए सेम है, कुछ अलग से अलग स्टेट में अलग तो नहीं दिया हुआ सिलेबस, सबको एक ही दिया है सिलेबस। और अगर आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो भी सबके लिए एक ही, अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई आया तो भी सबके लिए वही, लेकिन सिलेबस ही आना है तो सबके लिए वो सेम है। अब इस प्रेशर को देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग होता है। प्रेशर को अगर कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको प्रेशर को लेके टूट जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। क्या करना है आपको? रिकॉर्ड तोड़। और कैसे? प्रेशर का देखने का नजरिया क्या होना चाहिए कि ये प्रेशर ही है जो मेरे को स्ट्रांग होने का मौका दे रहा है। आज का जो सिलेबस, आज सर ने जो भी पढ़ाया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उसका प्रेशर लीजिए और उसको आज के आज ही रिलीज कर दीजिए। और वो रिलीज कैसे होगा? जब आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको स्ट्रांग कर लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के मैटर को, केवल आज का तो प्रेशर रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वो प्रेशर जब खत्म कर दिया आपने तो आप वीक रहेंगे या स्ट्रांग रहेंगे? स्ट्रांग हो गया। तो ये नजरिया रखिए कि ये प्रेशर ही है जो मेरे को स्ट्रांग होने का मौका देता है। इस तरह से एक दिन करते 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 आपका नीट तक का सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का प्रेशर मत लीजिए, एक दिन का प्रेशर लीजिए, क्योंकि वो आसानी से खत्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म का प्रेशर तो धीरे धीरे आप करते रहेंगे, वो धीरे धीरे खत्म होता है। अब प्रेशर इज ए कांस्टेंट टर्म, प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। अब फॉर्मूला क्या बन गया? फियर और टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, इनर पावर। ठीक है, अब आप इसको अप्लाई करके देखना। फियर और टेंशन कम करना है तो फॉर्मूला आपके सामने, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इनर पावर को बढ़ाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा इनर पावर बढ़ेगी, आपका फियर और टेंशन उतना कम होता चला जाएगा। अब सर कैसे बढ़ाए इनर पावर, ये भी बताइए। देखिए, इनर पावर जो है, पावर आपकी बॉडी की पावर, मेमोरी आपकी ब्रेन की पावर,
बॉडी की पावर जिम जाने से बढ़ जाती है, मेमोरी पावर आपकी बादाम अखरोट खाने से भी बढ़ जाती है। लेकिन इनर पावर जो चीज है वो चाहे वो दुबला पतला ही हो, इनर पावर उसकी भी बहुत ज्यादा हो सकती है और हट्टा कट्टा उसकी भी कम हो सकती है। इनर पावर का मतलब क्या है कि जो आप काम करना चाह रहे हैं वो आपने अपनी मेहनत से जो कर लिया, तो फिर वो अंदर एक अलग तरह का एक्साइटमेंट, जो खुशी आती है, वो कहलाती है इनर पावर। एक बॉलर विकेट ले लेता है तो क्या ढीला हो जाता है, क्या कर यस, कितना एक्साइटमेंट उसका होता है, वो कहलाती है इनर पावर। एक प्रॉब्लम को आपने अपनी जोर लगा के उसको सॉल्व कर लिया, कैसा एक्साइटमेंट होता है, यस, एक और करके देखो, वो कहलाती है इनर पावर। अब ये इनर पावर जो है, ये अंदर की खुशी है, जो आप काम करना चाहते हैं वो आपने अपनी मेहनत से कर लिया, उससे आती है इनर पावर। इसको किसी खाने पीने से, जिम में जाने से नहीं होती। और इसको 3 तरीके हैं इनर पावर बढ़ाने के। पहला तरीका है पॉजिटिव थॉट, दूसरा है पढ़ाई और तीसरा है योग। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसको ऐसे ही समझते हैं योग क्या है, योग हमारे लिए दहेज का काम की चीज नहीं है, ये सोचते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत सोच। ये अभी से ही आपकी, इसकी अगर आपने आदत डाल ली तो लॉन्ग आपके बुढ़ापे में उतनी एनर्जी रहेगी जितनी अभी हो, उतनी रहेगी बुढ़ापे तक, अगर आप योग लगातार करते रहे। ये मैं गारंटी से कहता हूं। तो इसका मतलब योग जो है ये आपकी पढ़ाई को अच्छी कर देगा, आपके थॉट को पॉजिटिव कर देगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो कि पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी है। आपको फोकस जो करना होता है, इससे अपनी पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं आप। अब एक एक करके अपन लेते हैं कि पॉजिटिव थॉट, इससे कैसे इनर पावर बढ़ेगी। लेकिन पहले अपन देखें पॉजिटिव थॉट होता क्या। आपने देखा होगा ये पॉजिटिव थॉट है, ये एक तरह का पावर हाउस है आपके अंदर। आपके जो पॉजिटिव सोचता है उसकी पॉजिटिव सोचने से पढ़ाई अच्छी होती है, खराब अच्छी होती है। और नेगेटिव सोचने वाला ढीला पड़ रहता है, उसके चेहरे पे दिख जाता है कि ये नेगेटिव सोच रहा है। पॉजिटिव सोचने वाला उसके चेहरे पे पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव सोच रहा है। अब देखिए थॉट, थॉट का ओरिजिन क्या है, ये थॉट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव आता कहां से, पहले उसको ओरिजिन को देखें। फिर आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि पॉजिटिव थॉट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, नेगेटिव थॉट को कैसे कम किया जाता है, उसकी टेक्निक आपको बताऊंगा। लेकिन थॉट क्या है, कैसे आता है, उसको समझिए पहले। कोई भी शब्द आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उस शब्द की पिक्चर आपके ब्रेन में बनती है, और जैसी पिक्चर बनती है वैसी फीलिंग्स आती है, जैसी फीलिंग्स आती हैं वैसे थॉट्स होते हैं, जैसे थॉट्स होते हैं वैसा एक्शन होता है। एक्शन को आप हैबिट भी कह सकते हैं। आपकी हैबिट भी किससे बनती है, थॉट से बनती है। तो वैसा एक्शन होता है, और जैसा एक्शन होता है वैसा रिजल्ट होता है। एक्शन अच्छे हैं तो हैबिट अच्छी है, इसका मतलब रिजल्ट भी आपका अच्छा रहेगा। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो हैबिट या एक्शन आपके कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। और हैबिट या एक्शन पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए थॉट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। और थॉट पॉजिटिव चाहिए तो फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। और फीलिंग पॉजिटिव चाहिए तो ब्रेन में पिक्चर कैसी बननी चाहिए, पॉजिटिव। और ब्रेन में पिक्चर पॉजिटिव कब बनेगी, जब वर्ड्स आपके पॉजिटिव होंगे तो बनेंगे। आपके और हमारे सबके बीच में दिन भर में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं। उसमें परसेंटेज किसकी ज्यादा होती है, नेगेटिव भी ज्यादा होती है। एक ह्यूमन नेचर है भाई, नेचर यानी सब नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। लेकिन आज एक आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे आप नेगेटिव थॉट की परसेंटेज कम कर सकते हैं और पॉजिटिव थॉट की परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। और पॉजिटिव थॉट की परसेंटेज बढ़ गई, इसका मतलब आपके अंदर विश्वास बढ़ गया, और विश्वास बढ़ गया तो इसका मतलब है कि जीत आपकी पक्की होगी। वो टेक्निक आपको मैं बताना चाहता हूं, और उसके लिए ये टेक्निक का नाम है क्राफ्ट टेक्निक, CRAFT, क्राफ्ट टेक्निक। और इस टेक्निक को बताने से पहले
एक मैं आपको डेमो देना चाहता हूं ताकि आपको पता चले ऐसा भी होता है। देखना क्या करना है आपको, सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, हाथों को आंखें बंद रखेंगे और हाथ को ये सामने पैरेलल रखेंगे, हाथ को कर दीजिए सामने, पैरेलल रख लेना ऐसे, सीधा स्पाइन सीधी हो, हाथ को सामने पैरेलल रखें और आंखें बंद रखेंगे और जो मैं बोलूंगा उसको आप मन में बोलते रहेंगे और सारा फोकस जो बोल रहे हैं मन में उस पर आपको पूरा फोकस रखना है। ठीक है, तैयार है आप सब? हाँ, तो हाथ को आगे कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको मन में बोलना है और सारा फोकस उस सेंटेंस पे आपको रखना है। मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों आसपास आ रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों आसपास आ रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। आ जाइए ओरिजिनल। क्या हुआ? किस किस के हाथ पास पास आ रहे थे? घर से हाथ में मैग्नेट लेके आए थे क्या? अब इसके डेमो का मतलब समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था कि जैसे अपन माइंड को जैसा कमांड देंगे वैसा अपनी बॉडी एक्शन कर। माइंड को कमांड देने क्या किया आपने? केवल माइंड को कमांड दिया, मेरे दोनों हाथ पावरफुल मैग्नेट है, अट्रैक्ट हो। कई बच्चे तो इस तरह से कर रहे थे, फिर यूं आ रहा था और फिर वापस हो रहा था ऐसा भी। तो ये इसका मैंने इसलिए दिया डेमो कि आप इस बात को समझ लें कि जैसा कमांड आप अपने माइंड को देंगे वैसा होने लग जाए, वैसा होता है। और ये सामने आपको दिखाया है। अब इसको लेके अपन ये क्राफ्ट टेक्निक ले रहे हैं, उसमें पहला क्राफ्ट टेक्निक में सी, पहला लेटर है सी, यानी कैंसिल। इट मींस कैंसिल। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आता है तो आप माइंड को कमांड दीजिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। जब हाथ को मैग्नेट बना सकता है तो नेगेटिव थॉट को कैंसिल भी करते, माइंड को कमांड देने की जरूरत है बस। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो दूसरा लेटर है आर, रिप्लेस। नेगेटिव सेंटेंस को रिप्लेस करना है। कैसे करना है? कोई भी थॉट चाहे नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्म में होता है, उस नेगेटिव सेंटेंस का ऑपोजिट बना लीजिए, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको आने लगता है, उस सेंटेंस को पूरा होने से पहले उसका ऑपोजिट कर दिया। जैसे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, होगा नहीं होगा, ये सेंटेंस क्या पॉजिटिव है? नेगेटिव। आपको इसको पूरा होने से पहले ये कर लेना है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा, बस ये पॉजिटिव सेंटेंस। और जैसा आप अपने माइंड में जो सेंटेंस भरेंगे, जैसा थॉट होगा वैसे ही आपका एक्शन होगा, और जैसा एक्शन होगा वैसे ही आपका रिजल्ट होगा। तो ये हैबिट किससे आती है? अपने थॉट की वजह से ये हैबिट क्रिएट होता है। तीसरा लेटर है सी, आर, ए, एफर्मेशन। देखिए साइकोलॉजी की बात आपको मैं बता रहा हूं, जो इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनेगा, इसको अप्लाई करेगा अपने आज से ही, फिर वो नीट के बाद फिर मिलेगा मेरे से, मेडिकल कॉलेज से आके मिलेगा। लेकिन ये केवल उनके लिए जिनको मेडिकल कॉलेज में जाना है। अब देखिए आर का मतलब है, ये आर हो गया, ए, एफर्मेशन। तो साइकोलॉजी की बात है कि नींद आने से पहले एक स्टेट होती है, उसको कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड।
और जब अपन सोने लगते हैं फिर बीटा स्टेट आती है, फिर गामा स्टेट आती है, फिर डेल्टा स्टेट, गहरी नींद में चले जाते हैं, फिर वापस गामा स्टेट, फिर बीटा स्टेट, फिर अल्फा स्टेट। 2 टाइम अल्फा स्टेट आती है, एक तो सोने से पहले, नींद आने से पहले की स्टेट अल्फा स्टेट होती है, और एक सुबह उठते ही जो स्टेट आती है वो भी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है। और ये जो 2 स्टेट है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, इस समय जो कुछ आप बोलेंगे वो पूरा होता है। करके देखने में कोई हर्ज तो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जो कुछ स्टेट में आप बोलेंगे वो पूरा होता है। और इसको मैं आपको बताऊं, आपने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, लेकिन अब पता चलेगा कि ये तो इस वजह से होता है। आपके पेरेंट्स ने या आपके बुजुर्गों ने आपको कहा होगा कि अगर सुबह जल्दी उठना हो तो तकिए से कह के सो जाना कि मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। या सुनो, बोला होगा ना, सुना होगा ये चीज आपने। लेकिन और वो होता है, और होता है तो वो तकिया नहीं उठाता है। इसका रीजन क्या होता है कि वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जो था, नींद आने से पहले बोल रहे हैं आप कि मेरे को 6 बजे या 5 बजे या 4 बजे उठना है, वो बोल दिया आपने, वो उसमें फीड हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो भर जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने भर दिया वो अपना काम फिर करता है। आप अपनी गहरी नींद में सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपका नहीं सोता, वो अपना काम करता है। वो जो आपने बोला है टाइम 4 बजे बोला है, तो ठीक 4 बजे आपकी नींद तोड़ देगा। आप उठे ना उठे ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो नींद जरूर तोड़ेगा। आपको पता ही नहीं कि मेरी टूट गई थी नींद, लेकिन तोड़ता जरूर है। जो अलर्ट रहता है वो उठ भी जाता है। आप बड़े बड़े ढोल नगाड़े से नहीं उठते तो वो बेचारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वो तो केवल नींद तोड़ देता है ठीक 4 बजे। जितने बजे कहेंगे, 3:59 में कहेंगे तो 3:59 में नींद तोड़ देगा। होता है नहीं ऐसा? तो ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल। और देखिए कई बार क्या होता है, और अपन जब ये 4 बजे उठने की बात कह सकते हैं और ये उठा देता है सबकॉन्शियस माइंड, ये किस स्टेट में कह रहे हैं? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में। तो अपन मेडिकल कॉलेज में जाने की बात भी तो करवा सकते हैं, पुलिस से करवा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, उस समय आपको क्या सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैंने आज दिन भर में फिजिक्स में ये स्ट्रॉन्ग किया, केमिस्ट्री में ये स्ट्रॉन्ग किया, बायो में ये स्ट्रॉन्ग किया, और अब मैं इस मेडिकल कॉलेज जो भी आप चाहते हैं उस मेडिकल कॉलेज में 2023 में पहुंच रहा हूं। ये क्या क्या सो जाएगी, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपने भर दिया, वो अपना काम करेगा, आप अपने काम में लगे। और ये जो भरते हैं तो फिर बॉडी का एक्शन उसी डायरेक्शन में चलता है, फिर उसी डायरेक्शन में आपका बॉडी एक्शन चलेगा। देखिए क्या होता है शब्दों का खेल। मैं आपको बताऊं कि कई बार 2 बच्चे मान लो आपस में लड़ रहे हैं और वो तू में करके लड़ रहे हैं, और तीसरा बच्चा आ जाता है, वो कहता है कि देख तुम दोनों तू में करके लड़ रहे हो, लेकिन इसके थप्पड़ मत मार देना। और क्या बोल रहा है वो, तो मत मारना, मत की कोई पिक्चर नहीं होती, पिक्चर किसकी होती? थप्पड़। तो उसने शब्द वो आया और वो उसके ब्रेन में उसकी पिक्चर बनी और वो उसका फीलिंग आई, वो थॉट आया, वो एक्शन है, और वो रिजल्ट हो गया। अब उसने कहा कि देख थप्पड़ तो मारते हैं लेकिन चप्पल उठा के मत मार। अब वो चप्पल की पिक्चर आ गई, तो वो चप्पल पिक्चर आ गई तो फिर वो वैसे ही एक्शन हो जाएगा, वैसे ही रिजल्ट होगा। और अगर वो ये कहते हैं कि आपस में गले मिल लो, तो गले मिलने की पिक्चर आ जाएगी, वो आपस में गले भी मिल लेंगे। अब देखिए कई बार क्या होता है, एक चीज और आपने एक्सपीरियंस की है कि अपन जब बातें करते हैं आपस में और किसी तीसरे दोस्त की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि जिसकी बात कर रहे हैं उसका ये तो फोन आ जाता है एकदम, और या वो खुद आता दिखाई देता है, या वो खुद आया टपकता है। यही होता है कि नहीं कई बार? अरे होता है कि नहीं? सबके साथ हुआ है। कभी कभी होता है ऐसा कि जब अपन बात करते हैं जिसकी, या तो उसका फोन आ जाएगा या खुद टपक जाएगा, फिर अपन उसके लिए क्या बोलते हैं? शैतान को याद करो, शैतान आ गया, ये बोलते हैं कि नहीं? तो जरा आप सोचिए इस बात पे, कितनी ताकत है आप में कि आप शैतान को याद करके शैतान हाजिर कर सकते हैं।
तो मेडिकल कॉलेज को याद करके उसे आगे नहीं कर सकते। आपमें इतनी ताकत है, इतनी पावर है, जो चाहे वो कर सकते हैं आप। शैतान को याद करिए, शैतान हाजिर हो गया तो मेडिकल कॉलेज के बाद वो भी हाजिर हो जाए। कैसे होगा? मेडिकल कॉलेज को हाजिर करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आप आपस में बातें करें। किसकी बातें करें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को डिस्कस करें। और ये आप करते रहेंगे तो मेडिकल कॉलेज हाजिर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को डिस्कस करने लगते हैं आपस में। फालतू की बातें छोड़िए, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को डिस्कस करिए। इसी की वजह से वो मेडिकल कॉलेज आपके सामने हाजिर हो। अब देखिए, ये तो हुआ रात को सोने से पहले अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की बात। सुबह उठते ही भी होती है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। तो आपको क्या करना है? सुबह उठते ही, बिस्तर छोड़ने से पहले उठते ही क्या करें कि आपके सामने जो दीवार दिखेगी, उस दीवार पर ये 6 सेंटेंस लिख के लगा दीजिए सामने दीवार पर। और उठते ही आप ये 6 सेंटेंस बोलिए। और वो 6 सेंटेंस क्या है? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, माई माइंड इज फिल्ड विद पॉजिटिव एंड नरिशिंग थॉट, आई एम ए विनर, गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड टुडे इज माई डे। क्योंकि इस समय भी जो आप बोलेंगे सुबह की अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, तो आपको पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव रहेगा, पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा, पूरे दिन पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होगी। और जब दिन भर की पढ़ाई अच्छी हो गई तो फिर रात को सोने से पहले फिर अपन बोलेंगे यार मैं दिन भर में मैंने ये किया, ये किया, ये किया, और अब इस मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहा हूं। तो ये हर दिन को आप बेस्ट बनाते जा रहे हैं, हर दिन आपका बेस्ट बन रहा है। और जिसने हर दिन को बेस्ट कर लिया तो बस उसका तो कल भी बेस्ट ही होगा, आगे फ्यूचर भी उसका बेस्ट होने वाला। अब देखिए नेक्स्ट, चौथा है एस फोकस। केवल आपको फोकस करना है किस पे? पॉजिटिव थॉट पे फोकस करना है। पॉजिटिव थॉट फोकस करिए, पॉजिटिव थॉट फोकस करिए, इसकी हैबिट बनानी है। और ये हैबिट कैसे बनती पॉजिटिव सोचने की? कि आप 3 वीक 21 दिन तक अगर ये रिप्लेसमेंट और कमांड देने वाला, कैंसिल वाला काम और ये एफर्मेशन वाला काम अगर 21 दिन तक कर लेते हैं तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी केवल पॉजिटिव थॉट पर फोकस करने की। बढ़िया हैबिट बन जाएगी। और ये हैबिट अगर आपकी बन गई फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये बेस्ट हैबिट बनाने के लिए 21 दिन तक आप करें, और ये करने के बाद माइंड ऐसा ट्रेंड हो जाएगा, वो केवल पॉजिटिव सोचेगा। फिर आपकी पॉजिटिव थॉट की परसेंटेज बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी कम हो जाएगी। और जब परसेंटेज पॉजिटिव की बढ़ गई, इसका मतलब आपके अंदर का विश्वास बढ़ गया, और विश्वास बढ़ गया तो आपकी जीत भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है स्टडी, पढ़ाई। पहला पॉजिटिव थॉट इनर पावर बढ़ाने के लिए, दूसरा इनर पावर बढ़ाने के लिए क्या है? आपकी पढ़ाई, स्टडी। और पढ़ाई कैसे करनी है? देखिए, पढ़ाई करने के लिए आप पढ़ाई की चाह को इतना बढ़ाओ कि किसी और दूसरे की चाह हो ही नहीं, और दूसरे की चाह नहीं, इतनी बढ़ा दो नीट एग्जाम तक। और जब आप पढ़ाई की चाह बढ़ा देंगे तो राह अपने आप निकल के आएगी नीट कॉलेज जाने तक। और वो राह निकल के आएगी नीट, यहाँ मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे, फिर वाह होगी फिर आपकी। अब देखिए, पढ़ाई को कैसे करना है? पढ़ाई को खुशियां तलाशते हुए करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। आप जरा जरा बातों में परेशान हो जाते, खुशियां तलाशते हुए पढ़ना है। और खुशियां तलाशते हुए देखिए, आप ये पेपर आपको दिख रहा है, व्हाइट पेपर दिख रहा है, दिख रहा है व्हाइट पेपर दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है? दिख रहा है? क्या दिख रहा है? डॉट दिख रहा है? देखिए, सबको ब्लैक डॉट दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा व्हाइट पोर्शन नहीं दिख रहा। और ये बड़ा व्हाइट पोर्शन जो है, ये खुशियां हैं।
और ब्लैक डॉट है ये आपकी परेशानी है, जो कि बहुत छोटी होती है और खुशियां लाइफ में ज्यादा होती है। लेकिन अपना सारा फोकस वो जरा सी छोटी सी परेशानी में चला जाता है और सारा दिन बिगड़ जाता है। ये तो आएंगी लाइफ में, होता है प्रॉब्लम और ये परेशानी तो हर इंसान के साथ आती रहेगी, लेकिन ये बहुत छोटी होती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। परमानेंट तो खुशियां हैं और ये इसका पोर्शन बहुत बड़ा है। तो पढ़ाई को आप खुशियां तलाशते हुए, जरा सी कोई प्रॉब्लम है उसको हटाने की कोशिश करिए, परेशानी उसको हटाने की कोशिश करिए, खुशियां मिलती चली जाएंगी। और खुशी तलाशने का तरीका क्या है वो अब आप देखिए, कैसे खुशियां तलाशते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला आपको दे रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला है हैप्पीनेस इज इक्वल टू इवेंट माइनस एक्सपेक्टेशन। ये फॉर्मूला याद रखना, हैप्पीनेस इज इक्वल टू इवेंट माइनस एक्सपेक्टेशन। इवेंट क्या है कि आप यहां पर कोटा में किस लिए आए हैं? अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आए हैं, ये इवेंट है आपका। माइनस एक्सपेक्टेशन, अब देखिए इसमें अगर आप अपने इवेंट को हाई कर देते हैं, इवेंट हाई कर देते हैं, पढ़ाई को आप बहुत हाई कर देते हैं और एक्सपेक्टेशन को जीरो कर देते हैं, तो हैप्पीनेस कैसी होगी? पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव होगी। और अगर आप एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर देते हैं और इवेंट आपकी पढ़ाई आप जीरो कर देते हैं कि मैं एम्स में जाऊंगा और दिन भर चद्दर तान के सो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो ये है और पढ़ाई हो नहीं रही, इवेंट आपका नहीं हो रहा है, क्या होगा? हैप्पीनेस नेगेटिव हो जाएगी ना, हाईली नेगेटिव हो जाएगी। तो करना क्या है आपको? अगर आपको अपने रिजल्ट में हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए क्या करना है? आपकी इवेंट को बढ़ाना है, पढ़ाई को बढ़िया करना है और केवल पढ़ाई को ही हाई करना है, अच्छी पढ़ाई आपको करनी है, एक्सपेक्टेशन जीरो कर देना। अब इसको मैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि चाहे आईएएस टॉपर हो, आईआईटी टॉपर हो, मेडिकल टॉपर हो, जो फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं उनका एक इंटरव्यू जो आता है, सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन उनमें एक सेंटेंस कॉमन मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो एक कॉमन सेंटेंस रहता है। वो सेंटेंस क्या होता है कि मैं बहुत मेहनत करता था, इतने घंटे पढ़ता था, मेरे को अच्छी रैंक आने की उम्मीद थी, लेकिन फर्स्ट रैंक आ जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी, फर्स्ट रैंक की उम्मीद नहीं थी। उसने क्या फर्स्ट रैंक के लिए नहीं पढ़ा, वो अपने केवल पढ़ाई को बेस्ट करता रहा, एक्सपेक्टेशन उसका जीरो था। ये जरूर था अच्छी पढ़ाई करेंगे तो होगा था लक्ष्य, रैंक अच्छी आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट रैंक आ जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। वो एक्सपेक्टेशन करके जो पढ़ेगा ना कि मेरे को फर्स्ट रैंक ही चाहिए, तो वो फिर उसकी पढ़ाई दूर होता जाएगा, पढ़ाई से दूर होता जाएगा। और इसको जरा इस डेमो से देखिए आप कि ये आदमी खड़ा हुआ है इस पिक्चर में, इसके पीछे सन का यानी आपका लाइट का सोर्स है, सन है, शेडो किधर बन रही है? आगे बन रही है। ये जो लाइट का सोर्स जो है ये है आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, और जो शेडो जो बन रही है ये है आपका एक्सपेक्टेशन, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये रैंक चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन। जब आप अब देखिए इसको, अगर शेडो को पकड़ने के लिए आप आगे जाएंगे तो क्या होगा? हाथ आ जाएगी क्या? आएगी क्या? लेकिन हो क्या रहा है? आपका जो लाइट का सोर्स है उससे दूर जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? शेडो को पकड़ने के लिए। और वो ना तो वो हाथ आ रही है और वो दूर आप उससे भी होते जा रहे हैं, जो लाइट का सोर्स है। आप पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं और वो जो आप चाह रहे हैं वो आ ही नहीं। अब इसका उल्टा करते हैं आप, क्या अपना फेस लाइट के सोर्स की तरफ करना है, सन की तरफ करना है। शेडो किधर बनेगी? पीछे बनेगी। अब उस पढ़ाई की तरफ आप फेस कर लिया, उसकी तरफ जाइए, पढ़ाई की तरफ जाते जाएंगे, पढ़ाई के नजदीक जा रहे हैं, तो शेडो किधर आ रही है? किधर आ रही है? पीछे पीछे आएगी, शेडो पीछे पीछे आएगी ना। बस इस फंडे को आप समझ जाएंगे, वो पूरी लाइफ में भी इस फंडे को अप्लाई करेंगे तो आप पूरी लाइफ को एंजॉय करेंगे। कि आपको करना क्या है? केवल जो आपका काम है उस पर फोकस कर लीजिए, उसको पूरी मेहनत से, पूरे लगन से उसको करते जाइए। जो भी बेस्ट है वो आपके पीछे पीछे आएगा। अभी आपको पढ़ाई बेस्ट करनी है,
रैंक के पीछे जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतनी अच्छी रैंक आपके पीछे 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 आती चली जाएगी, और रैंक के पीछे जाएंगे तो पढ़ाई शुरू होते चले जाएगी। इस फंडे को अभी तो आप अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए, लेकिन जब आप किसी जॉब में आ जाएंगे, कई बच्चे हमने ऐसे भी देखे डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन कलेक्टर बन गए, बहुत है ऐसे एग्जाम्पल, और जिनके अंडर में डॉक्टर रहते हैं उनके अंडर में डॉक्टर भी रहते हैं। लेकिन जो भी आप जॉब करेंगे आगे जाके उसमें भी यही फंडा अप्लाई करेंगे। इस फंडे को पूरी लाइफ के लिए लगा देना आप। जब जॉब करेंगे तो फिर आपको क्या चाहिए, अभी तो आपको सिलेक्शन चाहिए, लेकिन जब जॉब में आ जाएंगे तब आपको 3 चीजें की जरूरत पड़ती है, नेम फेम मनी। नाम चाहिए आपको, प्रसिद्धि चाहिए और पैसा चाहिए, जरूरत है उस समय जॉब में आ जाएंगे तब। और वो कब आएगा कि आप नेम फेम मनी आपकी शेडो है, उसको पकड़ने की तरफ जाएंगे तो आप जो भी काम करने से दूर होते जा रहे हैं वो कभी हाथ नहीं आएंगे। और आपको अगर नेम फेम मनी पीछे लगानी है तो जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप कलेक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, आप अपना पूरा काम पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन से कर रहे हैं उस काम को, तो नेम फेम मनी तो आपके पीछे पीछे शेडो की तरफ पीछे पीछे है। तो कभी अपने जो भी आपको चाहिए उसको आप पीछे लगाना है तो अपने काम से प्यार करें, ठीक है। अब देखिए, पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई करने के 3 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। अब पढ़ाई तो अच्छी करनी है ना, मैंने कहा कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तब शेडो आपके पीछे पीछे आएगी, रैंक आपके पीछे पीछे आएगी। अब वो अच्छी पढ़ाई कैसे हो, उसकी 3 स्टेप है। पहली स्टेप है लर्न विद अंडरस्टैंडिंग, समझकर याद करना। समझकर याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है? क्योंकि जब आप समझकर याद करते हैं और समझ में आ जाता है तो फिर उस चीज में इंटरेस्ट आता है, और जब इंटरेस्ट आता है तो फिर उस काम में कंसंट्रेशन बनता है, और जब कंसंट्रेशन बनता है जिस काम में, उसको एंजॉय करते हैं। आपको किसी भी टॉपिक को एंजॉय करना है, किसी भी पढ़ाई को एंजॉय करना है, तो आपको उसमें कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन कब बनेगा? जब आप में उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इंटरेस्ट क्रिएट कब होगा? जब वो बात आपके समझ में आएगी। और समझ में कब आएगी? जब उस समझने के आप पीछे पड़ेंगे तो समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि अरे समझ में नहीं आ रही छोड़ दे, पीछे पढ़ना पड़ता है। वो तो आपके फिर पेंडिंग में हो जाएगी। समझ में नहीं आ रही और छोड़ दिया तो पेंडिंग में चल गई, पेंडिंग में चल गई तो वही टेंशन डर क्रिएट होने लग जाएगा। आपको पीछे पढ़ना है कि ये मेरे को इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक, ये मेरे को समझना है, और समझने के पीछे पढ़ना है। क्लास में समझिए, घर पर अपना जोर लगा के समझिए। एक बात देखिए, अपना जोर लगा के जब अपन समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाता है तो उसकी खुशी की बात ही कुछ अलग होती है। महसूस करके देखना, करके देखना, अपना जोर लगा के। एक प्रॉब्लम आपने अपना जोर लगा के सॉल्व कर ली, यस, एक और करके देखना, फिर भूख आपकी बढ़ जाती है। देखिए, कई तरह के होते हैं, सबको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। कुछ 12वीं में स्कूल पर बैठने वाले होने चाहिए। अब देखिए, समझ में आना बहुत जरूरी है, और जिनको मेरी बात समझ में आ जाएगी वो कैबिन के अंदर ही बैठेंगे। समझ में आ जाएगी तो ठीक है। और ये तो समझने के पीछे पढ़ने में अपना जोर लगा के समझो, फिर भी रह जाता है। आपस में डिस्कस कर ली, और आपस में डिस्कस करने में फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो डाउट काउंटर बनाएंगे। लेकिन कई बच्चों को ये सोचते हैं कि डाउट काउंटर भरने से हमारा टाइम बिगड़ता है। कई बच्चे सोचते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा कि टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम का यूज होता है। अब समझ में आ गई, लेकिन होता क्या है, जो चीज आज समझ में आ गई, समझ लिया आपने, डाउट काउंटर पर आके भी समझ लिया, 2-3 दिन बाद वो आपके भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो आपको करना क्या है कि जो बात आपके समझ में आ गई है उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं कि जो भी समझ में आ गई मेरे दिमाग में बैठ गई। समझ में आने का मतलब मेरे दिमाग में बैठ गई, और दिमाग में बैठ गई, फिर आप उसको चलते फिरते उठते बैठते उसका मनन कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए। रिकॉल करने से क्या होगा? हाँ, इसमें ये होता है, ये होता है, ये कैसे होता है। फिर आपके कई क्वेश्चन भी इससे क्रिएट होंगे
और कभी ऐसा लगेगा कि ये कैसे होता है, ये मैं थोड़ा भूल रहा हूं, तो वापस उसको देखेंगे आप, ये भी चेक हो जाएगा कि हाँ ये भूल गया, वापस उसको फिर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो जितना ज्यादा आप मनन करेंगे ये ब्रेन की एक्सरसाइज कहलाता है, और वो मैटर जो आपको समझ में आया है वो गहन बैठने लगता है और फिर आपको लंबे समय तक याद रहेगा। फिर उसका रिवीजन कर लीजिए 2-3 बार, वो आपको ज्यादा बेटर उसका परसेंटेज उसकी याद रहेगी। रिवीजन करेंगे तो और परमानेंट वो याद हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म तक याद करने का ये तरीका है। फिर मेरे समझ में आ गया, देखिए ये जो दिमाग में बैठाने वाली बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रूम में पढ़ते हैं तो आपकी टेबल पे मॉड्यूल भी होते हैं, नोट्स भी होते हैं, बुक भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको जब दिमाग में भर लेते हैं तो वो आप मॉड्यूल और रजिस्टर को लेके तो नहीं जा सकते कहीं भी, लेकिन इसको लेके जा सकते हैं सब जगह और उसका मनन कर सकते हैं। रिवीजन का कितना बढ़िया तरीका है। अब जो बच्चे सोचते हैं कि डाउट काउंट पर आने में टाइम बिगड़ता है, वो क्या करें, वो कि घर पर जितना समझ में आया, जितना आपको समझ में आया उसको डाउट काउंटर पर आते आते रिकॉल कर लीजिए, मनन कर लीजिए, और जो पूछना है आपको डाउट काउंटर पर वो वहां से समझ कर जाएंगे। वहां समझ में आया, आ गया, तो फिर घर जाते जाते उसको भी आप रिकॉल कर लीजिए। तो आपका जो आज डाउट काउंटर पूछा वो भी आपका एब्जॉर्व हो गया, और जो घर से समझ के आए थे वो भी एब्जॉर्व हो गया। तो ये जो है लॉन्ग टर्म तक याद रखने का एक बेस्ट तरीका। और कितना, अब देखिए आप, ये बहुत जरूरी है दिमाग में बैठाना। एग्जामिनेशन हॉल में कोई चीज ले जाना अलाउ है क्या? कुछ अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं चीटिंग का। कुछ भी अलाउ नहीं ले जाना, लेकिन इसको कोई रोक सकता है क्या ले जाने से? नहीं रोक सकता ना। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि मैं सारी बातें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ भर लूं अंदर ब्रेन में। ये ले जाना अलाउ है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर मैं सारी समझ के स्ट्रॉन्ग करके भर लूंगा, वहां पर जो क्वेश्चन आएगा उसका सारा मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। इस पेज पर ये था, इस पेज पर ये लिखा हुआ था, वो तक याद रह जाता। अब कितना समझ में आया उसको चेक करने के लिए होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ये आपको ये बता, आपने जो भी समझ लिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ये बताएगी कि आपको कितना समझ में आया और कितना आपको वीक रहा। जो आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो नहीं कर पा रहे उसको वापस फिर उसको देख लीजिए, फिर वापस थ्योरी को देख लीजिए। और तीसरा है टेस्ट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस में क्या होता है कि आपने आज टेस्ट दिया और घर आकर आपने ये देखा कि मेरे इसमें से 80-90 क्वेश्चन तो गलत हो गए। फिर क्या होता है? खुश होता है? खुश होता है? क्राई करता है? क्राई नहीं करना है, CRY नहीं करना है, TRY ट्राई करना है, क्राई नहीं करना है। खुशियां तलाशनी है। मैंने ये शुरू में ही कहा है कि पढ़ाई कैसे करनी है, खुशियां तलाशते हुए। अब यहां खुशी कैसे मिलेगी? ये आपका टेस्ट है, नीट एग्जाम नहीं है। नीट एग्जाम से पहले की तैयारी है, और यहाँ खुशी तलाशते हुए अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो नीट में खुशी वाला रिजल्ट ही आएगा। अब करना क्या है कि आपके जो 80-90 क्वेश्चन गलत हो गए, घर आकर उसको एनालाइज किया आपने, उसको देखिए। उन क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन आपको 2 पार्ट मिलेंगे। एक क्वेश्चन होंगे जो आते हुए आपको गलत हो गए, आते थे फिर भी गलत हो गए। उन आते हुए गलत जो हो गए उसका कारण नोट करिए एक डायरी में कि ये मेरे को आता था, गलत हो, क्यों गलत हुआ, किस वजह से गलत हुआ। वो जब तक वजह का पता नहीं चलेगा वो आपके रिपीट होती जाएगी बात। वो वजह आपने लिख ली, डायरी में नोट कर ली, अगले टेस्ट में उस कारण को जरूर देख के जाइए कि पिछले टेस्ट में इस वजह से मेरा गलत हुआ था, इसको मैं अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होने दूंगा। अगले टेस्ट जो देंगे उसमें कोई नई गलती आएगी, कोई नया कारण आ जाएगा, उसको फिर नोट कर लीजिए। वो भी मेरे अगले टेस्ट में फिर उसको भी मैं रिपीट नहीं होने दूंगा। इससे क्या होगा, नीट एग्जाम तक आपकी जो मिस्टेक है वो मिनिमाइज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है कि कुछ वो बाकी के क्वेश्चन वो है जो आप नहीं कर पाए, आपसे नहीं हो पाए। उन क्वेश्चन को वो क्या शो कर रहे हैं, वो आपकी वीकनेस, आपकी कमियों को शो कर रहे हैं।
उसको ताकत में बदलना है, ये आपका काम है। और ये ट्राई करेंगे तो ताकत में बदलेगा, ट्राई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। ट्राई करेंगे तो वो जो टेस्ट दिया है आपका वो बिटर हो जाएगा, और बिटर हो जाएगा तो बिखर जाएंगे। और ट्राई करेंगे तो वो टेस्ट आपका बेटर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा तो निखर जाएंगे आप। तो निखरना है आपको। कैसे ट्राई करना है? जो क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो आपसे नहीं हुए, उन हर क्वेश्चन को घर आकर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पूरा समझकर उसको याद कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स उसके बना सकते हैं, बना लीजिए उसके। अब आज हुआ टेस्ट, आज से शुरू कर दें, कल तक पूरा हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो दूसरे दिन पूरा हो जाएगा, अगले 2 दिन तक कंप्लीट कर सकते हैं इसको। अब वो 2 दिन बाद आपने क्या देखा कि मेरे अब उस टेस्ट के 200 क्वेश्चन मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए, हो जाएंगे 200 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग। अब वो स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपको बोलिए खुशी मिलेगी या परेशानी मिलेगी? खुशी मिलेगी, क्योंकि ये टेस्ट है। टेस्ट आपको डिफाइन नहीं करता, टेस्ट का रिजल्ट वो आपको गाइड करता है कि करना क्या है, अब आपको क्या चीज सुधारनी है। और ये टेस्ट नहीं दोगे तो क्या सुधारना है इसका पता भी नहीं चलेगा। तो मिस्टेक सुधार ली और हर क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करते गए, और हर टेस्ट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट में यही काम करना है। और जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करने बैठेंगे तब भी यही काम करना है कि मेरा क्या गलती थी और क्या गलती हुई और क्या वीक पार्ट है, केवल उसको स्ट्रॉन्ग करने में लगिए। और नीट में रैंक कम ऊपर आती है जब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और मिनिमम मिस्टेक करते हैं। शोएब आफ्ताब के 720 मार्क्स क्यों आए? उसके टेस्टों में नहीं थे 720 मार्क्स, लेकिन उसने हर टेस्ट में अपनी मिस्टेक को देखा, ये मेरी मिस्टेक है, उसको रिपीट नहीं होने दिया। और हर क्वेश्चन जो उससे जो नहीं हो पाए क्वेश्चन उसको स्ट्रॉन्ग करता गया, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको स्ट्रॉन्ग करता गया। तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, और मिस्टेक क्या हुई? 0 मिस्टेक हुई, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो 720 मार्क्स आ जाते हैं। तो रैंक अगर लानी है, अच्छे मार्क्स लाना है, और जो माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर के पेपर को आप ये करेंगे, इसके बाद नहीं आता है कुछ भी, सारा इसी में से आता है। तो इसलिए आप इसको स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको मैं बताऊं कि 3 इसके पॉइंट्स हैं। पहला काम होता है इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझना, समझ कर याद करना। दूसरा पॉइंट है फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला टिप्स पर होना चाहिए। और फॉर्मूला टिप्स पर करने का एक तरीका है कि आप जो भी फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री में आज याद किया है आपने, मान लीजिए 10 फॉर्मूले याद किए, उसको एक पॉकेट डायरी बनाएं और उसमें नोट कर लें। उस पॉकेट डायरी में नोट करके जेब में रहनी चाहिए। फिर चलते फिरते, उठते बैठते उस फॉर्मूले को आप रिकॉल करिए, उसका मनन करिए। आपको लगेगा 6 फॉर्मूले मेरे को पूरी तरह से याद है, 2 फॉर्मूले में कंफ्यूजन है और 2 मैं बिल्कुल भूल रहा हूं। फिर डायरी आपकी जेब में है, दिन भर में 5-6 बार उस डायरी को खोल के देखेंगे आप, तो वो सारे करेक्ट पिक्चर जो है उस फॉर्मूले की आपके ब्रेन में बन जाएगी। और फिर एग्जाम में आपको करेक्ट फॉर्मूला क्लिक होगा और जल्दी क्लिक हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी फॉर्मूले की एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल्स, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसकी भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। दूसरा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में एक अलग पॉइंट आता है एक्सेप्शन का। ये ना फिजिकल में होता है, ना केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में होता है। और वो एक्सेप्शन से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। उन एक्सेप्शन का एक चार्ट बनाइए और अपने रूम में लगा दीजिए। वो आपके टिप्स पर वो भी होना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा है पी ब्लॉक में जो रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्स में जो रिएक्शन है, उनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। कभी कभी आए हैं, लेकिन नीट में बहुत कम आते हैं। और वो सारी रिएक्शन के याद करने के पीछे पड़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर देना है। इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन करना क्या, पी ब्लॉक की सारी रिएक्शन को नहीं करके क्या करें, सर ने जो इंपॉर्टेंट क्लास में करा दी रिएक्शन, उसको तैयार कर लीजिए। टेस्ट में जो रिएक्शन का कोई क्वेश्चन आया उसको तैयार कर लीजिए। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है रिएक्शन का, उसको तैयार कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उसको तैयार कर लीजिए। इतना पी ब्लॉक की रिएक्शन को करिए। बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने में आपको ज्यादा टाइम देना है। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वो आपको बताएगी कहाँ वीक है और कहाँ स्ट्रॉन्ग है। तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही पॉइंट है, कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक में जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑर्गेनिक उतनी स्ट्रॉन्ग होती है आपकी, उतनी क्लियर होती चली जाएगी।
और इसमें केवल 3 यूनिट ही तैयार करनी है, केवल 3 यूनिट। इन 3 यूनिट के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं पढ़ाता था तब से कहता आ रहा हूं कि 3 यूनिट के बाद बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आ गया तो मैं एलएन से बाहर। लेकिन लगभग 30 साल से तो मैं हूं, तो इसका मतलब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया है और ना आएगा। पहली यूनिट क्या है? जीओसी 1 एंड 2, कंप्लीट जीओसी। आपका ऑर्गेनिक का पेपर बेस्ड इसी पर होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं। और दूसरा है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और वो लिफेटिक और एरोमेटिक दोनों आ गए। और तीसरी यूनिट जो है उसमें बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन 5 में से 2 यूनिट आपकी बायो से कवर हो जाती है, बायोमोलिक्यूल्स और इकोलॉजी से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। केवल एक पॉइंट आप अपनी इकोलॉजी को पढ़ लीजिए तो ये आपका कवर हो जाएगा। एक चीज आप ग्रीन केमिस्ट्री नाम है, उसको आप 11th की जो बुक है उसमें से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पढ़ लेना, वो इधर नहीं आ पाता इकोलॉजी में। और बाकी का आपको क्वेश्चन के थ्रू तैयार करिए इन 5 टॉपिक। क्या आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लीजिए, अपने टेस्ट के क्वेश्चन करके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में जो आए क्वेश्चन उसको करके देख लीजिए, वो सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, उनको शॉर्ट नोट, और एनसीईआरटी में पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको भी तैयार कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। चलिए जी, अब आपका हाँ थॉट हो गया, स्टडी हो गई, और एलएन में यही मैम योगा कराती है। एलएन की जितनी बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में आपके अच्छे के लिए, आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपके इम्यून सिस्टम बढ़िया हो, कंसंट्रेशन बढ़े, आप पढ़ाई में फोकस कर पाए, इसके लिए एलएन ने हर बिल्डिंग में एक योग टीचर रख रखा है। और वो योग टीचर यहाँ आपके 2 बिल्डिंग को कवर करती है, सत्यार्थ और समुन्नत को, और वो मैडम है पूर्णिमा मैडम, जरा इनके लिए ताली बजाएं। और कई बच्चे शायद आप में से कौन कौन आते हैं इनसे योग सीखते हैं? बहुत बच्चे जो आते हैं, और इसका जो फायदा लेगा तो फायदा तो उसी को मिलेगा जो लेगा, और जो करेगा नहीं, योग करेगा नहीं तो कहां से उसको फायदा मिलेगा? ठीक है, चलिए अब योग जो है, एक आपको मैं बता दूं कि जब आप एग्जाम देने जाएं, एक पॉजिटिव थॉट लेकर जरूर जाना। अगले टेस्ट से शुरू कर देना कि मैंने जितना याद किया है मेरे को सब याद है, और एग्जाम में इसमें से जो क्वेश्चन आएगा मेरे को उसका आंसर याद आ जाएगा। मैंने कमांड देने वाली बात बताई थी ना, तो ये कमांड देके आप एग्जामिनेशन हॉल में जाना, ताकि, और होता क्या एग्जामिनेशन हॉल में, एक टेम्परेरी भुलक्कड़पन आता है, टेम्परेरी होता है, घर आके वो सब याद आ जाता है, लेकिन उस हॉल में आपको टेम्परेरी भुलक्कड़पन, उसको दूर करने का एक तरीका बता रहा हूं आपको। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेशेंस चाहिए, कूल माइंड चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये टेम्परेरी भुलक्कड़पन नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि आप डीप ब्रीथिंग करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जामिनेशन हॉल की सीट पर आप बैठे हैं तो स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे, अभी भी बैठ सकते हैं आप सीधा करके, और फिर धीरे धीरे धीरे, अब देखिए ये बहुत काम की चीज है, आप धीरे 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 5 तक काउंट करते हुए इनहेल करेंगे, और फिर 5 तक काउंट करते हुए होल्ड करेंगे, रोकेंगे, और फिर धीरे 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 5 तक काउंट करते हुए एक्सेल करेंगे। ये काम आपको पढ़ते समय, देखिए पढ़ते समय क्या होता है, 45-50 मिनट अपना ब्रेन एक्टिव रहता है, उसके बाद थोड़ा सा अपन को 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, उसमें आप डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, अपने रूम को व्यवस्थित कर लीजिए, छोटा मोटा काम कोई भी कर लीजिए, वो वापस फिर एक्टिव हो जाता है, फिर बात बैठ जाएगी। आप बीच में पेपर देते देते भी, नीट में हो सकता है गर्मी का टाइम रहेगा, बीच में कभी हड़बड़ाहट होने लगे तो आप पेपर को बंद कर दीजिए,
और 1 या 2 बार ये डीप ब्रीथिंग करिए, आप देखिए कितना चेंज आता है। आप घर पे पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ने से पहले भी ये एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज। क्लास में सर आते हैं, सर के आने से पहले डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। जो कुछ पढ़ाएंगे सर वो सब आपको याद आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये मैं आपको योग से क्या फायदा होता है उसको मैं जरा आपको एक गाने से बताता हूँ। आप मेरे साथ गाएंगे? जन्नत योगा बड़ा फायदा होगा, जन्नत योगा बड़ा फायदा होगा, जन्नत योगा बड़ा फायदा होगा, जन्नत योगा बड़ा फायदा होगा। इससे जो टेंशन से कर मिलेगा, let go focus behind नहीं था, catch no every day my friend, concentration का बना रहे, catch no every day my friend, concentration का बना रहे, तो हो जाओ शुरू, जन्नत योगा बड़ा फायदा होगा, जन्नत योगा बड़ा फायदा होगा, सबको 2023 में बहुत बड़ा फायदा हो, सबके सिलेक्शन भी कर जाए, जो भी विषय और कर रहे हैं। नीट में हमारी MBBS सीट पक्की हो जाएगी। गुड इवनिंग बच्चों। तो सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी में 50% रोल किसका रहने वाला है? बायोलॉजी का। तो ज़्यादा टाइम नहीं करिए, है ना, आपको शॉर्ट में समझाते हैं बायो का। आप जानते हैं बायो कैसा है कि लैंग्वेज है, सिंपल है, लेंथी है, बट तो बायो को अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे और बायो का आपके पास एक अच्छा स्मार्ट रिवीजन प्लान होगा, आप बार बार मल्टीपल बायो को रिवाइज कर पाएंगे, तो आपके बायो में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप बायो को टाइम दें। पहले होता था कि हम बायो बहुत कम पढ़ते थे, स्कूल में थे जब, लेकिन नंबर बहुत सारे आ जाते थे। लेकिन जिस तरह का हमारा पेपर आ रहा है नीट का, उसको लगता नहीं है। अब तो आप ये हो गया है, आप बायो को जितना टाइम देंगे उतने ही आपके नंबर आएंगे। इसलिए बायो को ध्यान दें, फोकस करें उस पर। और 360 मार्क्स का सवाल है, क्योंकि अब हम बात करें कि बायो को हमें पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट को सिंपली पढ़ने का तरीका होता है, वो होता है क्लास अटेंड करना। लेकिन आप क्योंकि अचीवर्स के बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमें तो सब आता है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है क्लास में, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम घर पे ही कर लेंगे। तो ऐसा ना करें, क्लास रेगुलर अटेंड करें। क्लास अटेंड करने से फायदा ये है कि जो सर आपको क्लास में बोल रहे हैं वो, और आप जो सुन रहे हो, वो सुना हुआ लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, याद रहता है। ठीक है। और आपको लगता है कि अगर आपको टॉपिक आता है जो क्लास में आपके प्रेजेंट टाइम में करंट में पढ़ाया जा रहा है, तो भी आप क्लास जाएं और क्लास में बैठकर सुनते रहें सर को, और क्लास में बैठकर अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहें, रिवीजन प्लान तैयार करते रहें, हाइलाइटर से हाईलाइट करते रहें एनसीईआरटी को, अपनी डेज सॉल्व कर लें, एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर लें उसी चैप्टर की जो चैप्टर क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एनसीआर सॉल्व कर लें, और एक्स्ट्रा एक बुकलेट जो एआर क्वेश्चन के लिए दिए वो सॉल्व कर लें। मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड भी आपके पास बहुत सारा मटेरियल है जो आगे भी आपको करना होगा। तो अच्छा है, अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास में, या हमें तो पहले ही चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें वहीं पे उस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व कर लें। ठीक है, लेकिन क्लास जरूर अटेंड करें। दूसरा, क्लास में आप अगर अलर्ट होकर बैठे, क्लास को अच्छे से सुन रहे हैं, तो आप नोट्स भी बनाते रहें। मतलब जो भी सर बोर्ड पर लिख रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, वो अपनी कॉपी में लगातार बनता रहना चाहिए। मतलब आपका माइंड के साथ आपका हाथ भी चलता रहना चाहिए, पेन चलता रहना चाहिए, ताकि वो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं जो हम लिख के याद करते हैं। इसके बाद क्लास के बाद आप घर पे आके क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल से फायदा ये होगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बायो का, जो क्लास में पढ़ाया गया मॉड्यूल से पढ़ लें तो ये सेकंड रिवीजन हो जाएगा। पहला रिवीजन काम हुआ आपका क्लास में, दूसरा रिवीजन हो गया आपका मॉड्यूल से, है, और वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूल से पढ़ने के बाद फिर हमें क्या पढ़ना है, उस चैप्टर की, उस सब टॉपिक की एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, उसका तरीका क्या होगा? पहली बात तो एनसीईआरटी डेली का डेली पढ़ें। ऐसे नहीं कि आज कोई टॉपिक पढ़ाया गया और 6 दिन बाद एनसीईआरटी पढ़ना है, नहीं।
डेली का डेली पढ़ना है। उससे फायदा ये होगा रोज एनसीईआरटी पढ़ने से जो भी सब टॉपिक, जो भी छोटा सा टॉपिक आज क्लास में पढ़ाया गया, उसकी जो सर की जो सिंपल लैंग्वेज थी और आपके मॉड्यूल की जो सिंपल लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स टफ लैंग्वेज के साथ मर्ज हो जाएगी। क्योंकि आज आप सर को सुन के आए क्लास में और आते ही आज आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो मॉड्यूल और एनसीईआरटी और सर की लैंग्वेज, सबकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी आपस में मर्ज, और इससे आपको एनसीईआरटी समझ में भी जल्दी आ जाएगी और लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगी। इसलिए हमें डेली का डेली पढ़ना। अगर आप 6 दिन बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फिर सारा कुछ नया ही लगने वाला है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। इसलिए डेली का डेली एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमें कंपैरेटिवली पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। कैसे? कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पहले किससे पढ़ लेते हैं? मॉड्यूल से, रिवीजन के समय, और फिर पूरा चैप्टर किससे रिवाइज कर लेते हैं? एनसीईआरटी से, है ना? पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। ऐसे ना करें, कम से कम एक बार तो आप कंपैरेटिवली स्टडी करें। एक सब टॉपिक मॉड्यूल से पढ़ा या आपके क्लास नोट से, ठीक है? एक सब टॉपिक को कहां से पढ़ लिया आपने? मॉड्यूल या क्लास नोट। और वही सब टॉपिक एनसीईआरटी में ढूंढो, सर्च करना पड़ेगा क्योंकि आगे पीछे होते हैं उसमें सारे टॉपिक्स। तो एक टॉपिक आपने मॉड्यूल या नोट से पढ़ा, वही सब टॉपिक एनसीईआरटी में ढूंढकर हाथों हाथ उससे पढ़ना है। यानी कि मॉड्यूल और एनसीईआरटी को कंपेयर करते हुए पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि मॉड्यूल में क्या चीजें पॉइंट्स एक्स्ट्रा है और एनसीईआरटी में क्या एक्स्ट्रा है। जो भी कुछ एक्स्ट्रा है उसे आप नोट करें नोटबुक में या एनसीईआरटी में, अगर मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा मिला, ठीक है? तो कंपैरेटिवली पढ़ें। पूरा पढ़ने में बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए मॉड्यूल के साथ आपको क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी कंपैरेटिवली। दूसरा एक और चीज कि आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ें उसका पैराग्राफ पढ़ें, उससे हर पैराग्राफ से अपने क्वेश्चन खुद बनाएं। अगर उस एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ में एग्जाम्पल है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। अगर एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ में एग्जाम्पल नहीं है तो आप उसमें क्या सेंटेंस वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो खुद सोचें, अपने क्वेश्चन खुद बनाएं। ऐसा नहीं कि पढ़ते हुए रीडिंग लगाते हुए निकल गए, थोड़ा रुकें, पैराग्राफ पढ़ने के बाद सोचें कि क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकता है एनसीईआरटी की लाइंस के बारे में। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कोई एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है, स्टेटमेंट दिया हुआ है पैराग्राफ में, उसको आप छेड़छाड़ करके देखिए उस एनसीईआरटी की उस लाइन से, कि अगर कोई लाइन दी है उसमें से एक वर्ड ऐड कर देंगे तो लाइन क्या हो जाएगी? रॉन्ग। इस लाइन में से एक वर्ड रिमूव कर देंगे तो लाइन क्या हो जाएगी? रॉन्ग। तो अगर आपने उस एनसीईआरटी की उस लाइन के साथ थोड़ा सा भी रुककर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया तो लाइन हमेशा के लिए क्या रहेगी? आपको याद रहेगी, है ना? एग्जाम में आएगी तो नहीं लगेगी। तो अपने क्वेश्चन खुद से बनाएं, स्टेटमेंट वाले भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, ठीक है? इसके बाद रिवीजन की। अब बायो के लिए रिवीजन प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लास्ट में बायो का बहुत ज्यादा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा। उसको हम कैसे टाइम टू टाइम रिवाइज कर पाए, उसके लिए रिवीजन प्लान बहुत जरूरी है। क्या कर सकते हैं उसमें? लास्ट में मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमारे पास एनसीईआरटी भी जो हमने पढ़ा है, मॉड्यूल्स भी हैं और हमारे पास नोट्स भी हैं। अब हम किस किस से रिवाइज करें? इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि सारी चीजें एक साथ पढ़ पाए, राइट? तो अभी से क्या करें? अभी से ही आप उन सब तीनों चीजों को, नोट्स को, मॉड्यूल को और एनसीईआरटी को किसी एक जगह पर लेके आ जाए, है ना? यानी कि जैसे आपने नोट्स और मॉड्यूल की इंपॉर्टेंट चीजें कहां लिखी, नोट्स और मॉड्यूल की सारी चीजें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिख लो, पेज लगा के लिख लो, स्टिकर लगा के लिख लो। या फिर आप चाहें तो एनसीईआरटी में कोई बाई चांस एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसे मॉड्यूल में भी लिख सकते हैं। यानी कि आप मॉड्यूल को एनसीईआरटी में ले आओ या एनसीईआरटी को मॉड्यूल में ले आओ, एक जगह होना चाहिए, सारा मटेरियल फैला हुआ नहीं होना चाहिए, है ना? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा लास्ट में रिवाइज करते समय कि कहां से रिवाइज करें। एक चीज हमें फिक्स होनी चाहिए कि हाँ भाई हमें यहाँ से रिवाइज करना है, और जहां से रिवाइज करना है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए वो मटेरियल, ठीक है? तो सभी चीजों को एक जगह लेके आएंगे। उसके बाद आप जब हमारे यहाँ कोई डिसाइड हो गया कि भाई ये चैप्टर हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या फिर ये चैप्टर हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे, डिसाइड है, तो उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस को क्या करें? फिर हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखें, इंपॉर्टेंट लाइंस को, इंपॉर्टेंट डेटा को, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को, सबको हाईलाइट करके रखें। ऐसा नहीं कि रंग बिरंगा कर देना एनसीईआरटी को कि मतलब हर लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, नहीं। उसमें सोचो आप कि क्या इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं कि किसी भी चैप्टर को 1 और 2 आवर रिवीजन के बेस पर तैयार रखो, इतना ही हाईलाइट करें जिससे आपका वो चैप्टर 1 या 2 घंटे में क्या हो जाए? रिवाइज हो पाए। हाँ, हो सकता है कि बड़े चैप्टर जैसे इकोलॉजी है, जेनेटिक्स से बड़े हैं, तो हो सकता है उसमें 3 घंटे भी लगे, लेकिन आपके पास प्लान होना चाहिए कि आपसे कोई कहे आपके पास 2 घंटे हैं या आपके पास 3 घंटे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर आप कैसे रिवाइज करोगे 2 या 3 घंटे में, कौन कौन सी हाईलाइटेड चीजें आपको पढ़नी है ना? तो उतना ही हाईलाइट करें ताकि रिवीजन 1 या 2 घंटे में हो पाए। तो हर चैप्टर को 1 और 2 आवर रिवीजन में तैयार करें, ठीक। इसके बाद बायो है। अब बायो में बहुत सारी चीजें हम भूलते भी है ना, जैसे एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, लाइफ साइकिल है, प्लांट डाइवर्सिटी, टिश्यूज, इतने सारे एग्जाम्पल हैं।
भूल जाते हैं, डेटा है इकोलॉजी में भूल जाते हैं, या फिर एनसीईआरटी की लाइंस है वो भूल जाते हैं। तो भूलने वाली चीजों को अलग से लिख के रखें। जो भी चीज आप भूल जाते हो उसके लिए एक अलग से रजिस्टर बना लें। हमने एक रजिस्टर बनाया जिसका नाम दिया है मॉनिटर रजिस्टर। एक रजिस्टर बना के रखें, उसमें चैप्टर का नाम डालें, चैप्टर वाइज 2 या 3 पेज, ज्यादा 4 पेज में उस चैप्टर का नाम डाल के 4 पेज में उस चैप्टर की सारी भूलने वाली चीजें आपको 3 या 4 पेज में लिख लेनी है ना। सारे एग्जाम्पल लिख लेने भूलने वाले, सारे डेटा एक साथ लिख लेने भूलने वाले, सारी एनसीईआरटी की लाइंस लिख लेनी है जो आप बार बार भूल जाते हो। तो वो 3-4 पेज तो कभी भी आप 10 या 15 मिनट में क्या कर सकते हो, रजिस्टर से रिवाइज कर सकते हो। इस तरह आपके पास हर तरह का क्या हो प्लान होना चाहिए। आपके पास टाइम है तो आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से रीड करो चैप्टर। आपके पास 2 घंटे हैं तो केवल हाईलाइटेड पॉइंट रिवाइज कर लो। आपके पास 10 या 15 मिनट है तो आपने मॉनिटर रजिस्टर के 3 या 4 पेज में जो सारी भूलने वाली चीजें लिखी वो रिवाइज कर लो। ठीक है, तो हर तरह का हमारे पास प्लान मौजूद होना चाहिए रिवीजन का। और अगर ये भूलने वाली चीजें, डेटा, एग्जाम्पल याद हो गए तो फिर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर तो एक ही आंसर दिखेगा। जैसे अभी 2-2 दिखते हैं ना, ये भी हो सकता है, फिर नहीं दिखेगा अगर ये भूलने वाली चीजें याद हो गई। तो भूलने वाली चीजों को अलग से लिखने के लिए कौन सा रजिस्टर बनाया हमने, मॉनिटर रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद जिन चैप्टर्स के अपन शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स में क्या काम लें हम, शॉर्ट नोट्स में थ्योरी को आप डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो डायग्राम में कन्वर्ट करें। शॉर्ट नोट्स को फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन फिजियो में या प्लांट फिजियो में प्रोसेस होते हैं तो उनको फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। डायग्राम बनाएं, लेबलिंग करें, उनके फंक्शंस वगैरह सब वहीं निकलें। ठीक है, इसी तरह से कोई डेटा है तो टेबल बना के याद कर लें, एग्जाम्पल है तो न्यूमोनिक्स बना के, मतलब हर चीज को हमें कंसाइज करके रखना है, शॉर्ट करके रखना है ताकि उसका फास्ट बार बार क्या हो पाए, रिवीजन हो पाए। तो जिन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं या आप बना सकते हैं जरूर बनाएं, ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हमने आपको स्टडी मटेरियल जो दिया हुआ है, जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन दिया हुआ है जो आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। जो चैप्टर हो गए उसका एनसीईआरटी उसका रिवाइज कर लेंगे। उससे एक्स्ट्रा एक बुकलेट आपको क्यों दी गई है, एक्स्ट्रा एक बुकलेट में जैसे इस साल लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा एक बुकलेट दी गई है ना। इसी तरह से बायोलॉजी एट ए ग्लांस में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। रेस आपको मिलती है जो आप समय समय पर सॉल्व करते हो, राइट। उसमें लिखा रहता है बिटवीन बॉक्स के नीचे और उसके नीचे की सॉल्व योर रेस है ना, और मॉड्यूल्स है। बच्चों इसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की कोई नीड नहीं है। जो आपको एलन से प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपकी टॉप रैंक तक लाने के लिए क्या है, सफिशिएंट है ना। टॉपर्स भी ये कहते गए कि 10 बुक्स करने की जगह आप 1 बुक करो, लेकिन 1 बुक को 10 बार कर लो, एक्यूरेसी लाइन उसमें है ना। तो हमें ज्यादा चीजों को फैलाना नहीं है, कंसाइज करना है और अगेन क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो बच्चों अगर बायो में इन सब चीजों को आप फॉलो करोगे, जो टिप्स आपको बताए, तो डेफिनेटली आप कामयाब जरूर होंगे। ऑल द बेस्ट। इसके बारे में गाइड करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा आप लोगों में डिसिप्लिन की कमी हमें नजर आ रही है। तो भाई 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, आपको इतनी लंबी सिटिंग्स तो एक साथ देनी चाहिए। मतलब जब आप रूम पे पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सिटिंग्स की आदत आपको डालनी पड़ेगी। बड़ा ऑपरेशन आप डॉक्टर बन के करेंगे तो क्या ऑपरेशन छोड़ के आप जाएंगे क्या बीच में, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर के लिए, डिसिप्लिन। वो आप में अगर है तो आपके बहुत सारे गुण डॉक्टर से मिलने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली इन चीजों का ध्यान रखें। अब ये है कि फिजिक्स की हम बात करते हैं, ये सारी चीजें तो डिस्कस हो चुकी हैं। आदरणीय पीवी सक्सेना सर आपको बता चुके हैं कि पेपर का एनालिसिस आपको करना है, अपनी गलतियों को कहीं न कहीं लिख के रखना है। जैसे बायोलॉजी में आप मॉनिटर रजिस्टर बनाते हैं, वैसे ही अपनी जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको माई मिस्टेक रजिस्टर में आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। अब फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में एक चीज है, अधिकतर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर एक भी डेटा चेंज कर दें तो डेफिनेटली आंसर चेंज हो जाएगा। तो आंसर याद करके आप फिजिक्स में नंबर नहीं ला सकते। फिजिक्स में नंबर कैसे ला सकते हैं, फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के तरीके पे कमांड करके उस पर मास्टरी करके हम मार्क्स ला सकते हैं।
हमारे जो टीचर्स हैं वो क्लास में आपको ऐसे पढ़ाते हैं, पहले थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद कंसेप्ट सिखाया, शॉर्ट ट्रिक्स बताई और उस पे बेस क्वेश्चन कराया। तो जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं या जो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके हैं उस पे हमें कमांड करनी होगी। अगर वो कर ली आपने तो फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। फिजिक्स में आप जानते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके पास सेल्फ सफिशिएंट मटेरियल है। आपके मॉड्यूल्स हैं, आपके क्लास नोट्स हैं, आपके पास रेस है, आपके पास एक्सरसाइज है, फिजिक्स क्रॉप है, फिजिक्स एट ए ग्लांस और भी बहुत सारे चीजें एलन से आपको प्रोवाइड की है। तो उनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंस रखती है इसको हम स्विमिंग से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो स्विमिंग आपको नहीं आती है और मुझे आपको स्विमिंग सिखानी है, तो क्या एक कागज पे स्विमिंग सीखने का तरीका मैं लिख के दे दूं, क्या उसको याद करके रट के आप स्विमिंग सीख जाएंगे? नहीं। स्विमिंग सीखने के लिए आपको स्विमिंग पूल में कूदना ही पड़ेगा। वैसे ही फिजिक्स अच्छी करने के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। और फिजिक्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्लास में जो पढ़ाया उसका रिवीजन हमें उसी दिन, जैसे मान लो शाम की क्लास है तो डेफिनेटली अगले दिन होगा वो, मतलब 24 घंटे के अंदर आप उन चीजों को रिवाइज कर लें और अपने रिवीजन का मैटर तैयार कर लें। जिससे फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन सर के जो क्लास नोट्स हैं उसी में आप अंडरलाइन हाईलाइट कर लें जो भूलने वाली चीजें हैं, और जो क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं जो सर ने होमवर्क में दिए हैं उनमें जो आपसे नहीं हुए, जिसमें दिक्कत आई, जो इंपॉर्टेंट है उनको स्टार मार्क कर लें, ताकि जब भी रिवीजन करें तो हम इन भूलने वाली चीजों का पहले करें। क्योंकि जो पहली बार हमसे हो गया वो हमसे बाद में भी हो जाएगा, लेकिन जिसमें दिक्कत आई वो एग्जाम में आपको दिक्कत कर सकता है। तो आप होमवर्क टाइम टू टाइम करें, मतलब उसको अगर पेंडिंग में डाल दिया आपने तो आपका सिलेक्शन पेंडिंग बॉक्स में जा सकता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा होने की वजह से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा तेज करने के लिए कुछ चीजें अगर हमें याद हो तो हम डायरेक्ट उनका यूज कर लें। तो 1 से 20 तक टेबल्स, स्क्वायर रूट्स हमें याद होने चाहिए। रिवीजन में फिजिक्स में आप क्या क्या रिवाइज करेंगे, क्योंकि बैक यूनिट में भी आएगा, और जब आपके मेजर्स चालू होंगे तब भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप अंडरलाइन, हाईलाइट इन चीजों का फायदा, मतलब इन चीजों को यूज करके रिवीजन का मैटर तैयार कर लें। जो भी टेस्ट पेपर्स दिए हैं, रेस है, या जो भी मटेरियल आपने किया है उसमें स्टार मार्किंग जरूर करें, ताकि उन क्वेश्चन को तो हमें देखना ही है। एक आपको फिजिक्स एट ए ग्लांस बुकलेट मिली होगी, इसको नीट एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार करना है। ठीक है, एक फिजिक्स हैंडबुक भी मिली होगी, उसमें बेसिक थ्योरी है, फॉर्मूले हैं, उसमें आप अपने फॉर्मूले, भूलने वाली चीजें, शॉर्ट ट्रिक्स लिख सकते हैं। क्योंकि नीट एग्जाम का डे जो होगा 7 मई, 5, 6, 7 मई को आप क्या पढ़ोगे फिजिक्स में? डेफिनेटली हैंडबुक से हमें रिवीजन उस समय करना चाहिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं 21 साल से देख रहा हूं कि भाई जो नीट का पेपर आ रहा है उसमें सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो पुराने आए हुए क्वेश्चन है 80 to 90% सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? एक्सरसाइज 2 में मिलेंगे। इसके अलावा जो फिजिक्स एट ए ग्लांस है, फिजिक्स क्रॉप, उस बुकलेट में हमने पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए, पहले नीट एग्जाम का नाम ऑल इंडिया पीएमटी था, इससे पहले सीबीएसई पीएमटी था, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए उनके सिमिलर क्वेश्चन बनाए, रेप्लिका बनाई और इस बुकलेट में डाले हुए। इसीलिए मैंने जोर देके कहा इसको हमें 2 बार करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं अपना खुद का एग्जांपल ले रहा हूं। 2001 की बात है, जब मैं आईआईटी कानपुर में था,
मैंने फिजिक्स से गेट एग्जाम का फॉर्म भर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा क्या तैयारी करें। मैं गेट ऑफिस गया, प्रीवियस ईयर के पेपर निकलवाए मैंने। उन्होंने मुझे 6 साल के पेपर दिए। 6 साल के पेपर मैंने अच्छी तरह कर लिए, उनका अच्छे से पोस्टमार्टम कर लिया कि भाई ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आए तो मैं पेपर फोड़ दूंगा। तो रिजल्ट आया, हुआ भी यही, मेरी ऑल इंडिया रैंक उसमें 1 आई। जब मैं 6 साल पेपर करके ये कर सकता हूँ, आपके पास तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 20 से 25 साल के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आराम से आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अभी एग्जाम का टाइम कितना है? 3 घंटे 20 मिनट। टाइम की कमी यूजुअली नहीं पड़ती है। अभी एक्यूरेसी पे ज्यादा जोर देना है, तो फिजिक्स में एक्यूरेसी बढ़ाने के कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं हमने कि भाई जो भी कैलकुलेशंस हैं उसको हमें कूल माइंड से करना है। और गलती हम कहाँ करते हैं? जब हम कैलकुलेशन करते वक्त रफ वर्क करते हैं, उसमें अभी डॉक्टरी गुण ले आते हो आप। डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आती ना, वैसे ही रफ वर्क अगर अच्छी राइटिंग में करोगे तो आपकी गलतियां कम होंगी। ये आप एमबीबीएस में जाके अपनी राइटिंग बिगाड़ देना, लेकिन अभी नीट एग्जाम तक राइटिंग को सही रखें। एक बेटा, अधिकतर क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, 50 में से मोर देन 45, ठीक है, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत काफी कम क्वेश्चन में रहती है। जहां पे ऑप्शन दूर दूर दिखे वहां अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो और टाइम बचाओ, और उस टाइम को दूसरे क्वेश्चंस में यूज करो। कई बार क्या होता है, फिजिक्स में हमने कई क्वेश्चन देखे हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़े बड़े ऑप्शन है, लेकिन पिद्दी क्वेश्चन है, क्योंकि एक ऑप्शन में ही यूनिट उसकी सही है। मतलब वो मेथड भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही होगा। ये तीनों सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी की बात करें फिजिक्स में, तो एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि अपने जो क्लास नोट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा सकते हैं उनको हमने इंक्लूड कर रखा है। तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा कहे मुझे तो करनी है तो ठीक है भैया, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप कर सकते हैं। उसमें क्या पढ़ना है? थ्योरी की रीडिंग लगाओ, सॉल्व एग्जाम्पल खुद से करो, लास्ट में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी दिया है उसको पढ़ो। एक्सरसाइज करने की फिर भी जरूरत नहीं है। अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप तो फिजिक्स में आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिजिक्स में हमें सबसे इंपॉर्टेंस किस पे देनी है? क्लास नोट्स और मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 and 2 और फिजिक्स एट ए ग्लांस। इसको हमें कम से कम 2 बार एग्जाम से पहले सॉल्व करना है। अगर इतना कर लेंगे तो मेरी गारंटी है 150 से कम आपका मार्क्स नहीं आएगा। चलिए बच्चों, अभी सेशन को यहीं खत्म करते हैं। मैं संतोष शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिसिप्लिन वे में आपको छोड़ें। चलिए सभी गेट खोल दिए जाएं। बच्चों उठ जाओ, अपना अपना सामान देख लेना।